So, first question. Just let me check the pen. Yes, it is. So, Anthony, a partner, was being guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000. तो guaranteed profit का question है. 60,000 आपने profit guarantee किया है. Deficiency, if any, was to be borne by other partners, Amar and Akbar equally. Important है, equally. Now, for the year ended 31st March 2024, the firm incurred a loss of 1,80,000. अब आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आप जानो. जिस पार्टनर को गारंटी की गई है उसको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है. नाउ यस, व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल. हमें सिर्फ अमर के कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट दिखेगा वो निकालना है, ठीक है. पहले क्या करो, तो यहाँ आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल बना के दिखाना है, यहाँ और कुछ नहीं पूछा है क्योंकि ये एमसीक्यू भी है. तो हम रफ में ही अपना कैलकुलेशन कर ले, सही आंसर आ जाए, दैट इज ऑल. तो पहले तो ये देखो कि यस, लॉस फॉर द ईयर 1,80,000. पहले इस लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स. ये हमारा अमर, अकबर, एंथनी, तीनों के बीच में इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो ये अमर, अकबर एंड एंथनी. तो अमर का शेयर हो जाता है 1/3. कोई रेशियो दिया नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1/3 ऑफ 1,80,000, दैट इज 60,000. तो तीनों का 60,000, अकबर का भी 60,000 और एंथनी का भी 60,000 का लॉस है. ये पूरा लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट किए. बट एज पर द टर्म्स हमने एंथनी को क्या किया है, प्रॉफिट गारंटी किया है, ठीक है. ये तो एंथनी का लॉस को अगर हम नेगेटिव 60,000 मान लेते हैं, नेगेटिव 60,000, ठीक है. और हमें चाहिए एंथनी के लिए पॉजिटिव प्रॉफिट, राइट. तो नेगेटिव 60,000 से लॉस 60,000, तो एक तो पहले आपको लॉस बियर करना पड़ेगा. यहाँ डिफिशियंसी अगर निकालोगे ना, डिफिशियंसी आपका पहले तो लॉस का नेगेटिव 60,000 बियर करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा तुमको प्रॉफिट देना तो 60,000 और देना पड़ेगा, ठीक है. तो आपका डिफिशियंसी यहाँ टोटल 1,20,000 का डिफिशियंसी होता है, ठीक है. इट इज लाइक डिफिशियंसी निकालने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रॉफिट शेयर आया विच इज -60,000 तुम्हारा प्रॉफिट शेयर आया, वहां से आप लेस करोगे जितना आपने गारंटी किया. तो गारंटी कितना की है, 60,000 गारंटी की है. तो हमने गारंटी कर दिया 60,000. यहाँ देखो 1,20,000 हो गया. तो बेसिकली हमारा डिफिशियंसी कितना आ रहा है, 1,20,000 का. अब ये 1,20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग अमर एंड अकबर. इक्वली मतलब 60 एंड 60, ठीक. तो ये जो 60-60 है ये भी लॉस है इन दोनों के लिए. तो अमर का पहले से 60,000 का लॉस है और इसमें लॉस ऐड हो जाएगा डिफिशियंसी का 60,000. तो टोटल कितने का लॉस हो गया अमर को, 1,20,000 का. एंड लॉसेज आर डेबिटेड, राइट. तो ये अमर के अकाउंट में टोटल 1,20,000 का लॉस डेबिट होगा. कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट? नहीं है, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion reason. The assertion is partners current account are opened when their capital account are fixed. This is assertion कि करंट अकाउंट तब ओपन करते हैं जब उनका कैपिटल अकाउंट, when their capital account are fluctuating. कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होने पे क्या हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं, बताओ, आप ही बताओ. कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे, क्या जरूरत है करंट अकाउंट ओपन करने की? रिस्पॉन्ड गाइज. बेसिकली फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक
करंट अकाउंट इज ओपनड ओनली व्हेन द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है ओनली देन हम अपना करंट अकाउंट ओपन करते हैं। बट यहाँ तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, देयर इज नो नीड फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। तो आपका असर्शन हो गया रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। रीजन, in case of fixed capital all the transactions other than capital are done through current account. this is correct, reason correct है। जब आपका कैपिटल फिक्स्ड होता है तो आप अपने सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट के थ्रू करते हो। सो योर रीजन इज करेक्ट, assertion इज रॉन्ग। तो कौन सा होगा फिर? डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। अगर आप अपना शेयर्स फॉरफीट करोगे, इससे कौन सा कैपिटल रिड्यूस होता है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब और कॉल्ड अप। टेल मी, द आंसर वुड बी सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर फॉरफीचर से ना तो आपके ऑथराइज शेयर पे कोई फर्क पड़ने वाला है, ना आपके इशूड शेयर पे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मेरा 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, उसमें से 1,000 शेयर पे अरियर हो गया तो उसको मैंने फॉरफीट कर दिया, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। लेट्स सी, मूल लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। नहीं दिया है डिस्काउंट, ठीक है, एंड वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। आपको 20% प्रीमियम पे रिडीम करना है, मतलब आपको यहाँ भी लॉस हो रहा है। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ दिस डिबेंचर्स वर 12 लाख। 12 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका बैलेंस था बिफोर सच डिबेंचर। तो फॉर श्योर देखना, इसमें वो आपको कुछ ना कुछ लॉस दिखाएंगे और लॉस के बाद बोलेंगे कि मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज दो। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 2 लाख। देखो, तो आपके पास समझो कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना था? 12 लाख का। 12 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है। वी ऑल नो कि जो भी लॉस ऑन इशू होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो भी होता है, उसको हम पहले हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, और फिर अगर और एक्स्ट्रा और ज़्यादा अगर हमें लॉस होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन पहला प्रेफरेंस हम सिक्योरिटी प्रीमियम को देते हैं। तो इशू के पहले आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 12 लाख का बैलेंस था, और इशू के बाद आपका बैलेंस हो गया कितना? 2 लाख। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका लॉस ऑन इशू कितना हुआ है? 12 लाख माइनस 2 लाख, 10 लाख। 10 लाख का आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है, जिसमें से 2 लॉसेज है हमारे पास। एक तो रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम पे जब आप रिडीम करें 20%, ये एक लॉस है, और दूसरा आपका डिस्काउंट है, राइट। तो लॉस ऑन रिडम्पशन कितना हो रहा है? देखो, लॉस ऑन रिडम्पशन है आपका 20%। 20% है प्रीमियम, 20% ऑफ व्हाट? ये 100 रुपये, राइट। मतलब 20 रुपया का आपका रिडम्पशन पे लॉस है पर डिबेंचर, और कितने डिबेंचर इशू किए हो? 40,000। तो टोटल लॉस हो गया कितना? 40,000 इंटू 20, या 8 लाख। 8 लाख का लॉस आपके रिडम्पशन पे हो रहा है। ठीक, आपके रिडम्पशन पे 8 लाख का लॉस हो रहा है, तो इशू पे कितना लॉस हुआ होगा? लॉस ऑन इशू हो जाएगा आपका, ये टोटल 10 लाख का जो लॉस है उसमें से 8 लाख निकाल दो रिडम्पशन का लॉस, तो बच जाता है 2 लाख। ठीक है, आपका 2 लाख का लॉस इशू पे हुआ है, ठीक। और आपका यस,
2 लाख का टोटल लॉस हुआ है, तो एक शेयर पे एक डिबेंचर पे कितना लॉस होगा, डिवाइडेड बाय 40,000, लॉस पर शेयर 2 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 विच इज 5। तो 5 कितना परसेंट है, 5%। 100 रुपए का 5 रुपया कितना परसेंट है, 5%। तो आपका लॉस कितना हो गया है, 5% का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर Paresh and Prabhav had debtors 6,20,000 and provision for doubtful debt 20,000। तो आपके पास 6,20,000 का डेटर है, ठीक है, और 20,000 का प्रोविजन बनाया आपने। नाउ in their books, okay, as per terms of admission, assets were revalued and it was found that the debtor worth 15,000 had turned bad and hence should be written off। ये तो सेम आपका जो क्वेश्चन आया था उसके ऐसा ही, जैसे आपके पास बैड डेट है, प्रोविजन है और डेटर है। एज आई टोल्ड यू, बैड डेट आपका एक बार यहाँ से भी रिड्यूस होगा, व्हाट डू यू से, प्रोविजन से भी रिड्यूस होगा और फिर वो आपके डेटर से भी रिड्यूस होगा, ठीक है, डुअल एंट्री होती है। तो यहाँ से देखो कौन सा है वो, पहले तो आपको बैड डेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, दिस इज करेक्ट। 15,000 का मुझे बैड डेट हुआ है, तो मैंने बैड डेट को राइट ऑफ किया मेरे डेटर से और फिर मैंने प्रोविजन से भी उसको डिडक्ट किया, तो मेरा बैड डेट राइट ऑफ हो गया, करेक्ट। तो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन टिल नाउ, 15,000। और दूसरा देख लेते हैं, बैड डेट टू डेटर 15,000, रीवैल्यूएशन नो, रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन में 20,000 है, तो मैं अपना बैड डेट मेरे प्रोविजन से ही राइट ऑफ करूंगा, रीवैल्यूएशन नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन, रीवैल्यूएशन टू डेटर, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, बैड डेट टू नहीं, दिस इज करेक्ट, योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आपके पास जब तक आपके पास रिजर्व में पैसा होता है, आप अपने रिजर्व को ही यूज करते हो। अगर मेरा बैड डेट 20,000 से 1 रुपया भी ज्यादा होता तो मैं रिवैल्यूएशन से उतना लेके आता, लेकिन जब तक मेरे पास रिजर्व है, मैं अपना लायबिलिटी, मेरा जो बैड डेट हुआ, ये बैड डेट में अपने प्रोविजन से ही एडजस्ट करूंगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में भी आया था, आई रिमेम्बर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो राम एंड श्याम वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। द बैलेंस शीट शोज बिल्डिंग 1,60,000, बैलेंस शीट में 1,60,000 का आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ठीक है। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, very good। in additional information it is given that building is undervalued by 20%, आपका जो बिल्डिंग है वो undervalued है by 20%, very good। the share of loss, और तो ये फिर वही, जब भी आपको undervalued का फैक्ट है, दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि देखो हमको बैलेंस शीट का अमाउंट दिया है 1,60,000 और ये भी बोला है कि ये 20% अंडरवैल्यूड है। क्या 20% 1,60,000 का होगा? रॉन्ग। ये जो ये अंडर वैल्यूड अमाउंट है एक्चुअली, ठीक है। अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू लेस किया हुआ है, ये एक्चुअली 80% है। 100% कुछ और है, आपको 100% निकालना होगा, ये 80% है। 20% लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है ये वो है 1,60,000, ठीक है। तो हमको निकालना पड़ेगा कि अगर ये 80% है तो 100% क्या होगा। आप रेशियो बना लो, दैट इज यस 100/80 इंटू 1,60,000, ठीक है। सो 2 टाइम्स हो जाता है आपका 2 लाख। 2 लाख इज दी 100% अमाउंट। तो हमारा वैल्यूएशन चेंज कितना हुआ, कितना वैल्यू चेंज हुआ? हमारा जो एसेट 2 लाख का था, हमने उसको अंडर वैल्यू किया, कम दिखाया और 1,60,000 पे दिखाया।
तो अब इसका करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1,60,000 से वैल्यू बढ़ा के और 2 लाख पे लेके जाएंगे, राइट। मतलब 40,000 वैल्यू हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब भी ऐसा फैक्ट आता है कि द एसेट इज अंडर वैल्यूड, अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी होती है। जब आप वैल्यू बढ़ाते हो वो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको वो क्रेडिट साइड दिखता है, वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो यहां देखो द शेयर ऑफ लॉस और गेन, तो लॉस है या गेन है, गेन है, और कितने का गेन है, 40,000 का गेन है, 40,000 का आपको गेन हुआ है। ठीक है, 40,000 का आपको गेन हुआ है। अब इसमें से आपसे पूछा है द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ श्याम इज डैश एंड करंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग शो। तो करंट वैल्यू तो हमें पता चल गया कि 2 लाख होना चाहिए, तो ये रहा 2 लाख। सी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो क्या होगा, गेन 40,000 ऑफ कोर्स, 40,000 का गेन और मेरा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, question 5. The profit earned by a firm after retaining 15,000 to its reserve. Yes, फिर से करते हैं। The profit earned by a firm after retaining 15,000 to its reserve was 75,000. Okay. The firm had total tangible assets worth 10 lakh and outside liability 3 lakh. The value of goodwill of the firm as per capitalization of average profit method was valued as 50,000. Determine the rate of normal rate of return. Okay. तो हमें NRR फाइंड आउट करना है। वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है, we have the goodwill by capitalization of average profit, right? तो capitalization of average profit का फॉर्मूला क्या है, capitalized value capitalization of average profit, so capitalized value minus capital employed, राइट। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 50,000 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपके पास, इंफॉर्मेशन एसेट्स लायबिलिटी की गिवन है, तो आप यहाँ से आराम से अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, राइट। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एसेट्स कितने हैं, टोटल टेंजिबल एसेट्स वर्थ 10 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी, 10 लाख का एसेट माइनस 3 लाख की लायबिलिटी, तो 7 लाख इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू में, अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आता है, इट इज एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर। ना तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है और ना ही हमारे पास एनआरआर है, राइट। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेटमेंट में आओ, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व वाज 75,000। मतलब ये होता है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है 15,000 रिजर्व में रिटेन करने के बाद 75,000 का होता है। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ होगा, मतलब ये कंपनी ने क्या किया, इसको जो भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से 15,000 निकाला और अपने रिजर्व में डाल दिया, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट था वो 75,000 था। तो मुझे अगर टोटल एवरेज प्रॉफिट चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग को हम फिर से क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट में ऐड अप कर देंगे,
राइट। एपी जो होगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू तुम्हारा जो प्रॉफिट है 75,000, उसमें ऐड करो जो अमाउंट तुमने रिजर्व में ऐड किया है 15,000। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। तुम्हारा जो भी प्रॉफिट हुआ था वहां से 15,000 तुमने निकाला, डिडक्ट किया और अपने रिजर्व में डाल दिया। वही है द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 टू इट्स रिजर्व। 15,000 रिजर्व में रिटेन करने के बाद 75,000 हुआ है, तो रिजर्व में रिटेन करने से पहले कितना हुआ होगा? 75 प्लस 15 दैट इज 90,000। आपका एवरेज प्रॉफिट 90,000 हो जाता है। तो हमारे पास अब एवरेज प्रॉफिट आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो हमें क्या चाहिए? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, राइट। सो लेट्स कम टू दिस फॉर्मूला नाउ। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू गुडविल। तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है मानते, तो मैं इसको सीवी लिखता हूँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब आ गया मेरे पास 7 लाख इज इक्वल टू गुडविल है मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में 50,000। तो सीवी क्या हो जाएगा? ये 77 लाख जो इधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7,50,000 इज आर कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे आता है? एपी इंटू 100 बाई एनआरआर करके आता है इज इक्वल टू 7,50,000। तो एपी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? डिवाइड, राइट। या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको ले जाते हैं। हाँ, ये हमारा जो 100 बाई एनआर है इसको ले जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कोई फ्रैक्शन अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है और उसको इक्वल टू के एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हो तो आपको बस सिंपली उसको रेसिप्रोकल कर देना होता है। अगर मैं ये फ्रैक्शन इस तरफ से उस तरफ ले जाऊँ ना, तो बस मुझे इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में है। ऐड होता तो सब्ट्रैक्ट करना होता, सब्ट्रैक्ट होता तो ऐड करना होता, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं बस इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दूं तो उस तरफ चला जाएगा। तो एपी, या फिर एपी नहीं लिखते हैं, एपी कितना 90,000 है ना, 90,000 लिखते हैं। 90,000 इज इक्वल टू ये, इसको 7,50,000 इंटू NRR बाई 100 कर देते हैं, तो 0000 यहाँ कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब ये कितना बच गया? 7,500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। आपको बस करना है 90,000 डिवाइडेड बाई 7,500 इज इक्वल टू NRR। यहाँ से आ जाएगा, 0000 कैंसिल किया, 15 times and 5 1s are 5, 5 8s are 40, 0, 15 one times and this 15 1s are 15, 15 1s are 15 and 15 2s are 30, yes। तो हमारा NRR आ जाता है 12%। That's it। है ऑप्शन सी 12%। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बताओ, एक बार इसको देख लो। अब आई होप मेरे साथ सब लिख रहे हो, राइट? सॉल्व करते जाओ। कोई सो तो नहीं गया? हाँ, रिस्पॉन्ड। कोई सो तो नहीं गया? नहीं सोई सर मैं। गुड, लिखे हो ना इसको? कोई डाउट है तो बताओ। ये तो नेक्स्ट करते हैं, चलो।
क्वेश्चन 6 करते हैं. हाँ, so what does this say? Mohit had applied for 900 shares and was allotted in the ratio 3:2. ठीक है. He had paid, what is it? Yes, he had paid application money, 3 रुपए एप्लीकेशन पे मिला, ठीक है, एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपी. ओके, तो हमारा 5 रुपी अलॉटमेंट का अरियर हो गया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपी पर शेयर वॉज नॉट येट मेड. तो हमने 2 रुपया कॉल ही नहीं किया, मतलब हमने कॉल अभी तक कितने का किया है? 5 and 3. 8 रुपए का कॉल अभी तक हमने किया, 2 रुपए का कॉल नहीं हुआ है, जिसमें से 3 रुपए हमको मिला और 5 रुपए का अरियर हो गया. ठीक है. His shares were forfeited. The following entry will be passed. अब शेयर फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट. सिंपली बस करना क्या है? शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? एक्स क्या होगा? कॉल्ड अप अमाउंट, राइट. शेयर फॉरफीचर में मतलब ये जो फॉरफीचर की एंट्री होती है, इसमें जो शेयर कैपिटल होता है उसमें हमेशा आपको कॉल्ड अप अमाउंट आता है. तो कॉल कितना किया हमने अभी तक? 3 रुपये एप्लीकेशन का भी कॉल किया और 5 रुपया अलॉटमेंट का भी कॉल किया. तो टोटल कॉल्ड अप अमाउंट 5 + 3 8, x = 8 हो गया. अब टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ देखो जो अरियर होता है उसको आप अरियर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप जिस स्टेप पे अरियर हुआ है वो भी लिख सकते हो. ये टू शेयर हमने हमारा अलॉटमेंट पे अरियर हुआ है, इसलिए हमने शेयर अलॉटमेंट लिखा है. तो अरियर कितने का हुआ है? 5 रुपए का. तो आपका z = 5 हो गया. और फॉरफीचर अकाउंट में क्या आ जाता है? जो अमाउंट हमने रिसीव कर रखा है. तो एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव हुआ था 3 रुपये का, तो फॉरफीचर में जो अमाउंट रिसीव हुआ मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन का रिसीव हुआ, तो y = 3 हो जाएगा. ठीक है ऑप्शन. अब देखो कितने शेयर्स है? 900 शेयर्स है, तो 8 × 900, इसको भी × 900 करो, इसको भी × 900 करो, तो हो जाता है 7200 और ये 2700 और ये 4500. ऑप्शन है? अरे कॉल तो उतना ही किया ना. वेट, शेयर कैपिटल 5 + 3 8 अप्लाइड है. सॉरी अलॉटमेंट इन द रेशियो 3:2. करेक्ट. सॉरी यहाँ अप्लाइड है 900 ना. तो इफ अप्लाइड इज 900, हमें चाहिए अलॉटेड. तो अलॉटेड का रेशियो क्या है? 3/2 का रेशियो है, 3:2. 3/2 × 900, सॉरी रिवर्स. हमको अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड विल बी लेस देन अप्लाइड. तो आपका जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा, 2/3 होगा. 3 3 = 9. सो आपका 600 शेयर्स अलॉट हुआ है. अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 600 एंड नॉट 900. यस, तो आपका हो जाता है 8 × 600 × 600 × 600. तो इट इज 4200, 1800 and this is 3000. Yes, 8 6 are 48, 4800, 18 and 3. This one, C, option C is correct. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को. शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट आएगा 8 रुपया. फॉर फीचर में जो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया, हमने अभी तक 3 रुपये एप्लीकेशन का रिसीव किया है. और अलॉटमेंट मतलब फॉर फीचर, तो सॉरी अरियर, तो हमारा अरियर 5 रुपये का हुआ है, हमने 5 रुपये अरियर रिकॉर्ड किया. ठीक, इंटू 600 शेयर्स अलॉटेड थे तो इंटू 600 किया. इस पे ध्यान देना है, अप्लाइड एंड अलॉटेड पे ध्यान देना. अगर आपको अप्लाइड दिया है, अलॉटेड निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट, a company forfeited 6,000 shares of rupees 10 each, on which only application money of 3 has been paid. ठीक है, तो हमने 6,000 शेयर्स फॉरफीट किए हैं
10 रुपया का शेयर था, ठीक है, जिसपे हमें सिर्फ अभी तक 3 रुपया मिला है। 4000 ऑफ these shares were reissued at ₹12 per share as fully paid up. Amount of call capital reserve, तो यहाँ पे आपको दोनों एंट्री करनी होगी, फॉर फीचर की भी एंट्री करनी होगी और रीइश्यू की भी एंट्री करनी होगी। पहले हम फॉर फीचर का एंट्री लिखते हैं। तो फॉर फीचर का एंट्री क्या होगा, सिंपल सा इक्विटी, ये एंट्री है, जर्नल एंट्री, आपको याद भी होगा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं। हमें यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कितना कॉल किया कितना नहीं किया, तो हम ये मान के चलेंगे पूरा कॉल हो गया, मतलब 10 रुपये का पूरा कॉल हो गया और 6000 शेयर फॉरफिट किए हैं, तो 6000 इंटू 10, ठीक है, तो हो जाएगा मेरा कितना 60,000। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में 60,000 आएगा, आउट ऑफ विच शेयर फॉर फीचर में हम बस वो अमाउंट लिखते हैं जो हमको रिसीव हुआ है और कितना मिला है, ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3, 3 रुपये एप्लीकेशन मनी का सिर्फ मिला है। तो 6000 इंटू 3 18,000, 18,000 आपको मिला, तो बाकी का पूरा अरियर, तो 60,000 माइनस 18,000 42,000, पूरा 42,000 आपका अरियर हुआ है। अब री इशू करते हैं, तो री इशू का एंट्री क्या होता है, आपको जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो आप पूरा बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्या करोगे, शेयर फॉर फीचर जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है वो इधर आके डेबिट हो जाएगा ताकि राइट ऑफ हो सके, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट। अब इसके बदले हम उसको क्या देंगे, शेयर कैपिटल देंगे, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो पैसा फॉर फीचर का बच जाएगा, पहले तो यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, जो पैसा फॉर फीचर का बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व। और एक चीज मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपका रीइशू प्रीमियम पे होता है, जो कि यहाँ हो रहा है, देखो 10 रुपए का शेयर है लेकिन आप उसको कितने में रीइशू कर रहे हो, 12 पे रीइशू कर रहे हो, मतलब प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और एक फैक्ट ध्यान में रखना है, रीइशू के समय हमेशा ध्यान रखो कि कितना शेयर फॉरफिट हुआ और उसमें से कितना रीइशू हुआ, क्योंकि देखो हमने 6000 शेयर्स फॉरफिट किया लेकिन रीइशू सिर्फ 4000 शेयर्स ही कर रहे हैं, तो हम ये पूरा फॉर फीचर का 18,000 नहीं ला सकते, ये 18,000 रुपया 6000 शेयर्स का है, इसमें से 4000 शेयर्स का कितना बनता है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एक वर्किंग नोट बना लो कि आपने फॉरफिट किया है कितना, आपको रीइशू करना है 4000 शेयर्स, लेकिन आपने फॉरफिट किया था 6000 शेयर्स, इनटू कर दो 18,000 से, तो 6 3 18 कितना हो जाता है, 12,000। तो आप सिर्फ 12,000 रुपया ही ट्रांसफर करोगे टू योर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट में पहले तो यहाँ फॉर फीचर में 12,000 लिख लिए, बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिल रहा है देख लो, 12 रुपया पर शेयर आपको मिल रहा है, 12 रुपया पर शेयर आपको मिल रहा है यहाँ पे, राइट, 12 रुपया पर शेयर आप इशू कर रहे हो, और आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, 4000, तो 4000 इंटू 12 कर देंगे, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 4000 इंटू 12, दैट इज 48,000, राइट। अब ये तो हमारा डेबिट हो गया। क्रेडिट में क्या क्या आना है, क्रेडिट में पहले तो शेयर कैपिटल में कोई लोचा नहीं करना है, जितना आपका फेस वैल्यू है और जितने आपके शेयर्स है वो मल्टीप्लाई करो। हम कितने रुपए का शेयर दे रहे हैं, 10 रुपये ही है हमारा फेस वैल्यू, 10 रुपये ही रहेगा, और 4000 शेयर्स
तो 4000 इंटू 10 हो गया 40,000। ठीक है, प्रीमियम कितना ले रहे थे? 2 रुपया प्रीमियम का है, 10 का शेयर 12 में दिए, मतलब 2 रुपया प्रीमियम आ रहा है। तो आपका 4000 इंटू 2 8000 हो गया, तो ये 8000। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो इस तरफ आपके पास डेबिट में कितना है 48 प्लस 12 60,000, और क्रेडिट में कितना है 40 प्लस 8 48, तो डिफरेंस कितने का हुआ 12,000। तो आपका 12,000 कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यही हुआ कि हमने क्योंकि अपना जो ये है शेयर्स है उसको प्रीमियम पे री इशू किया था, तो फॉरफीचर का कोई पैसा हमको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फॉरफीचर का पूरा 12,000 मेरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया 12। अब यहाँ पे इतना सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ट्रिक लगाओ, हम जो ये री इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो हमें फॉरफीचर का कोई भी अमाउंट यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको बस क्या करना है, फॉरफीचर का बैलेंस कैलकुलेट कर लेना है। फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाता है, जो पैसा हम रिसीव करते हैं। पहले सबसे पहले यही देखो कितना पैसा रिसीव किया 3 रुपया, कितने शेयर्स थे 6000, तो 6 3 जा 18 18,000 फॉरफीचर अकाउंट में चला गया। अब उसमें से हम रीइशू कितना करें 4000 इशू कर रहे हैं, तो फटाक से इसको 4/6 इंटू 18,000 कर दो, तुम्हारा बैलेंस आ जाता है 12,000 12,000 इज आंसर। शॉर्टकट, इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये फॉरफीचर और री इशू का जो